बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दुनिया के मंजरनामे पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि दुनिया एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रही है। एक तरफ मोदी बिहार के इलेक्शन जीत के एक नई साजिश रचाने में मसरूफ़ है, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान वाइट हाउस के दौरे पे हैं और वो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ F-35 सिक्योर करने हैं बल्कि एक न्यूक्लियर डील भी करनी है। और दूसरी तरफ यही F-35 का तजर्बा हमारे सामने आ गया है कि किस तरह B-16 न्यूक्लियर बम को उससे गिराया गया और अब टेस्ट जारी हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि राफेल पे भी लेटेस्ट तरीन जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनका तजर्बा किया जा रहा है। इसके साथ ही चाइना अपने मिलिट्री के मैदान में नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। तुर्की से भी बड़ी खबरें आ रही हैं और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रद्दुल फसाद की एक्सरसाइज में एक बड़ा पैगाम दे दिया गया है, जहां पे उर्दन के किंग अब्दुल्ला II को दौरा करवाया गया उन तमाम मशकों का टल्ला रेंज के ऊपर। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि उन्हें गिट्स का दौरा करवाया है और कौन कौन सी बड़ी डीलें अब होने जा रही हैं पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर आपको पता चल चुका होगा कि बीजेपी ने 89 सीट्स जीत के बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। वो बिहार जहां पे सिर्फ 11% अमीर और 90% गरीब हैं, वहां पे भी मोदी का जीत जाना और बीजेपी का अपनी तारीख में पहली दफा लीडिंग पार्टी होना कोई मामूली बात नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि इससे मोदी का हौसला मजीद बढ़ जाएगा। 2026 के शुरू में बंगाल में इलेक्शन है और लगता यह है कि वो तमाम एपिसोड जो कि पहलगाम से लेके मई के महीने तक चलती रही पाकिस्तान और भारत के दरमियान, शायद वो आगे भी इसी तरह महाज गर्म रहेगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि आज हमला, कल हमला, परसों हमला। बेशक मामलात खराब हैं, सरहदों के ऊपर एक्सरसाइजेस चल रही हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है ट्रंप की यकीन दहानी के बाद, मोदी के लिए इस वक्त ये मामला आसान नहीं है कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान पर हमला करे। और वैसे भी ये ठंडा मौसम होता है इस वक्त भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, तो एक्सरसाइजेज का ये सीज़न जो है ये फरवरी तक चलता है, फरवरी मार्च तक। और ये महाज जो है अभी तक ये लगता ही है कि अगले 6 माह तक गर्म रहेंगे। बहरहाल बीजेपी इलेक्शन जीत चुकी है। बीजेपी ने 89 सीट्स ली हैं, जनता दल यूनाइटेड ने 85 सीटें ली हैं। और ये जनता दल यूनाइटेड के जो नीतीश कुमार हैं ये बेसिकली 2 दफ़ा वजीर आज़म बन चुके हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी जो हैं वो कांग्रेस के साथ मिले हुए थे। तेजस्वी को 25 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। तो अब नज़र ये आ रहा है कि बीजेपी ने यहाँ पे एक इलेक्शन जीतने के बाद पूरे मुल्क के अंदर अब ये इंप्रेशन देना है कि मोदी के अलावा पूरे भारत के अंदर इस वक्त कोई भी ताकतवर लीडर मुयस्सर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो अपने रिसोर्सेज को डील करने में नाकाम रही है। और बातें की जा रही है कि 10,000 रुपया फी खवातीन को नीतीश कुमार ने, जो कि इत्तेहादी हैं मोदी के, उन्होंने अपने आखिरी दिनों के अंदर एक स्कीम जारी की जिसमें हर खातून को 10,000 रुपया दिया गया, जिसकी वजह से ये इलेक्शन जीते। बहरहाल जो भी है, ये इलेक्शन के टैक्टिक्स होते हैं, ये चलते रहते हैं। लेकिन इस वक्त ऐसे या जैसे मोदी इलेक्शन जीत चुका है और लगता यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मोदी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये मामलात जो हैं ये सारे के सारे वहां पे तय हो रहे होंगे। अब सबसे पहला जो मसला इस वक्त चल रहा है वो ये है कि 48 F-35 तैयारे सऊदी अरब अमेरिका से खरीदना चाहता है और उसके लिए इसराइल सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। और इसराइल की अमेरिका में लॉबियां जो हैं वो इस वक्त एक्टिवेट हो चुकी हैं। वाशिंगटन ने, पेंटागन ने इसके लिए हामी भर दी है, एक तरह से ग्रीन झंडी जो है उसको दिखा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो अमेरिका की कांग्रेस है, जहां पे आपको पता है कि इसराइल के सपोर्टर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। 120 बिलियन डॉलर का वेपन्स की डीलें होने जा रही हैं। लेकिन इस वक्त जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की जाए और अमन
کے لیے ایک نہ صرف وہ سارا انفراسٹرکچر بلڈ کر کے دیں بلکہ جو اس کا فیول ہے اس کا بھی بندوبست کر کے دیں، اور ایک بڑے پیمانے پہ یہ ڈیل سامنے آ سکتی ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید سعودی عرب امریکہ سے یہ ڈیل کرے کہ اگر کوئی نیوکلیئر خطرہ ہوگا سعودی عرب کو تو امریکہ اس کو نیوکلیئر جو ہے ڈیٹرنس فراہم کرے گا۔ بہرحال اس حوالے سے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں۔ اب نیوکلیئر کا ذکر آیا تو آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نے B-16, 12 اور 13 کے تجربے کیے ہیں۔ یہ نیوکلیئر گریویٹی بامز ہیں اور ان کو F-35A سے ڈراپ کیا گیا ہے، اور یہ نیواڈا میں تنوپا ٹیسٹ رینج کے اندر یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک تیر سے 2 شکار کر لیے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اردن کے بادشاہ کنگ عبداللہ پاکستان کے دورے پہ ہیں۔ اکتوبر کے مہینے میں جب فیلڈ مارشل نے دورہ کیا تھا اردن کا تو اسی وقت سمجھ آ گئی تھی کہ کس طریقے سے فیلڈ مارشل اور کنگ عبداللہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے دفاعی معاملات پر ڈسکشن تھی۔ اب وہ آئے ہیں پاکستان، اور جب وہ پاکستان آئے ہیں اس وقت میں ہی اور پاکستان کی ایکسرسائزیں چل رہی تھی جہاں پہ ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کا انہوں نے دورہ کیا۔ اس سے پہلے انہیں گلوبل انڈسٹریز اینڈ ڈیفنس سولوشنز یعنی گڈز کا دورہ کروایا گیا، جس نے پاکستان کے شارپر 2، شارپر 3 اور اس سمیت بہت سے ایسے ویپنز ہیں جو پاکستان کے اندر پروڈیوس ہو رہے ہیں جس کے اندر وہ ایک لیڈنگ کردار ادا کر رہا ہے۔ تو وہاں پہ ان کا دورہ کروایا گیا، ان کو ڈرونز دکھائے گئے اور اس دیگر ویپنز دکھائے گئے، اور پھر ان ویپنز کا عملی تجربہ جو ہے وہ جا کے فیلڈ میں دکھایا گیا، جس کے اندر روایتی فضائی فائر پاور دکھائی گئی، ملٹی ڈومین آپریشن کس طرح چلتا ہے وہ ان کو دکھایا گیا، زمینی آپریشنز کو کس طرح مربوط کیا جاتا ہے وہ دکھایا گیا، اور الیکٹرو سپیکٹرم وارفیئر کے ساتھ ساتھ اور بہت سی چیزیں، خاص طور پہ جو ڈرون وارفیئر ہے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ آذربائیجان کے وزیر دفاع اور دفاعی پیداوار جو ہیں مصطفیٰ بھی موجود تھے، اور وہ مہمان خصوصی کے طور پہ وہاں پہ موجود تھے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک تیر سے 2 شکار کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے تعلقات بلڈ کر رہا ہے، دوسری طرف وہ سفارتی محاذ پہ ان کو استعمال کر رہا ہے، اور تیسری طرف وہ مختلف ممالک کی ملٹری کو اوور ہال کرنے کا ٹھیکہ لے رہا ہے کہ کس طریقے سے اس نے ان تمام کو وہ سہولیات فراہم کرنی ہے جو پاکستان حاصل کر چکا ہے، اور اس انویسٹمنٹ کے بعد جو پیسہ آئے گا وہ ری انویسٹ دوبارہ پاک فوج کے اندر کیا جائے گا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھارت کی اکانومی بہت بڑی ہو چکی ہے، اور وہ $200 بلین کے ویپنز خرید رہا ہے، یہاں پاکستان کا دفاعی بجٹ صرف $8 بلین ہے۔ تو اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے بظاہر کہ پاکستان کی فوج میکسیمم سروسز مشرق وسطیٰ میں اور سینٹرل ایشیا میں فراہم کر کے جو پیسہ کمائے گی اس کو فوج میں ری انویسٹ کرے گی، اور اپنے آپ کو اس قابل بنائے گی کہ بھارت کے دانت وقت پڑنے پر کھٹے کیے جا سکے۔ اور جب دانت کھٹے کرنے کی بات آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ہی چائنا کی بات بھی آ جاتی ہے۔ چائنا کی جو میزائل فورسز ہیں ان کی فوٹیجز سامنے آ چکی ہیں، پچھلے 4 سال کے اندر 50% انفراسٹرکچر وہ بڑھا چکے ہیں، 3500 میزائل ان کے پاس آ چکے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چند سال میں ہی یہ روس اور امریکہ کو بہت پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر روس کی بات کریں تو روس جو ہے وہ ورلڈز موسٹ ہیویلی آرمڈ وارشپ جو ہے وہ میدان میں لا چکے ہیں، اور جب آپ اس شپ کو دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ دیو ہیکل شپ کس طرح سے ہر طرح سے ہتھیاروں سے لیس ہے۔ اب اس کے اندر کیا کیا ہے یہ سنتے جائیں۔ اس میں زرکون ہائپرسونک میزائل ہے، اس میں کیلیبر کروز میزائل ہے، اس میں S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس میں پینسٹر ایئر ڈیفنس ہے، اور اس کے ساتھ ہی اینٹی میرین سب ٹورپیڈو جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ ایک طرح سے یہ پورے کا پورا ایک ملٹری تھیٹر ہے جس کے اندر اٹیک سے لے کے ڈیفنس تک ہر چیز موجود ہے۔ اب جب یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان، چین، ترکی جو ہے ان کا ایک ہیویلی
डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो तुर्की के हवाले से मैं आपको बता दूं कि तुर्की ने, आपको पता है कि इसराइल का आयरन डोम जो है वो बहुत मशहूर है, तो तुर्की ने स्टील डूम के नाम से अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया है, जिसके अंदर कटिंग एज मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सारी इंडिजीनियस तैयार की जा रही हैं। तुर्की जो कि आज से 20 साल पहले अपने दिफा की 80% चीज़ें जो हैं वो बाहर से मंगवाता था, आज वो 80% चीज़ें खुद तैयार कर रहा है, बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट भी कर रहा है। पाकिस्तान की शिप जो है वही बिल्ड कर रहा है, और इसी तरह बांग्लादेश से लेके आज़रबाईजान तक हर तरफ वो मिलिट्री के इक्विपमेंट फराहम कर रहा है। तो उन्होंने जो स्टील डूम बनाया है उसमें एक कोरकूत है, यानी सेल्फ प्रोपेल्ड 35 mm एयर डिफेंस गन है। ये ड्रोन्स वगैरह के लिए और दीगर जहाज़ों के लिए, छोटे मोटे हेलीकॉप्टर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद हिसार है, ये मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। फिर साइपर है, यानी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इसके साथ गुर्ज है, ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। और फिर इसके साथ रेडार है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर है, और इस तरह की दीगर चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि एक तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश की साइड से हमारी मिलिट्री नेवी के चीफ जो हैं वहाँ जा चुके हैं, 4-5 दिन पहले खबरें आ चुकी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत की वहाँ खलीज बंगाल के अंदर कमांड है वो बिल्कुल वेली बैठी हुई थी, अब उसको मसरूफ़ कर दिया गया है। वहाँ पे किस तरह से उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स की मूवमेंट कैसे होगी, वहाँ उनकी जो दीगर फ्लीट्स हैं उनकी क्या मूवमेंट होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो पाकिस्तान के साथ शुरू कर दी गई है, और भारत को खलीज बंगाल के महाज पर भी मसरूफ़ कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ जो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा आपको गलत फहमी का शिकार करने जा रही है वो ये है कि इसराइल जो है उसको तस्लीम करने जा रहा है सऊदी अरब, क्योंकि ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसराइल की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से एक वाज़िया पैगाम दे दिया गया है कि जब तक स्मोट्रिच हैं, जब तक बेन गविर हैं और जो दीगर लोग हैं, और जब तक फ़लस्तीन की आज़ादी का एक रोड मैप नहीं बना दिया जाता कंसोलिडेटेड और रिलायबल, उस वक्त तक तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि किसी भी तरीके से सऊदी अरब जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये आज से नहीं कई सालों से ये खबरें मेरे पास पहुंची हुई हैं कि जिस दिन इसराइल को सऊदी अरब तस्लीम करेगा, अगली बारी साउथ एशिया से पाकिस्तान की होगी, और इसके ऊपर बड़े लंबे अरसे से प्लान किया जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपना 2 स्टेट नेशन का एक रख दिया है, अपना जो असूल है, और उसके तहत ही जो पाकिस्तान अगला रोड मैप क्रॉस करेगा। लेकिन भारत के अंदर गोबर आ रही है, जैसे बहुत से लोग बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मुशीर हैं, जनाब शहबाज शरीफ के करीबी साथी हैं, वो जनाब मिले हैं वहाँ पे इसराइली अहदेदारों से, और बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं इसराइल के साथ, और पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा का सौदा कर दिया, और इस तरह की चीज़ें। जाहिर सी बात है, जो चीज़ उनको सूट करती है, जो चीज़ उनके बयानी को फैलाने के लिए सपोर्ट करती है, वो उसी को चूज़ करेंगे, यही उनका काम है। लेकिन जो उनकी छतरोल हो चुकी है वो एक तरह से आप कहते हैं शर्मिंदगी मिटाना अभी हाल में उनके बस की बात नहीं। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।